आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, कादिरुल कलाम, नामग़े रोज़गार शख्सियत, बेमिसाल शायरी के साथ, अपने हिकमत के भरपूर ख़जाने के साथ, अपने कीमती नुस्ख़ों के साथ, और न सिर्फ ये कि रोज़ाना एक ख़ूबसूरत सी शायरी, एक ख़ूबसूरत सी गज़ल आपकी समातों में उतरती है, बल्कि अगर देखिए तो ये एक तारीख़ रक़म हो रही है जिसे पढ़ने वाले, सुनने वाले और इसका लुत्फ़ उठाने वाले बरस हा बरस तक याद रखें। तो इस्तक़बाल है कि इंसाफ तमाम नाज़रीन की तरफ से खुश आमदीद। ज़रा नवाज़ी। किसी दानिशवर ने कहा है कि अगर खाने में जहर घोल दिया जाए तो बचना मुमकिन है, लेकिन अगर कानों में जहर घोल दिया जाए तो फिर बचना मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि शीशा हो या रिश्ता हो, दोनों टूट जाते हैं। शीशा टूटता है गलती से, रिश्ते टूटते हैं गलत फहमी से। तो ये गलत फहमी पैदा क्यों होती है? वो कौन से अवामिल होते हैं जो रिश्तों में दूरियों का सबब बनते हैं? बदगुमानी है, इल्ज़ाम तराशी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहकाना है, वरगलाना है। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो रिश्तों में दूरियां पैदा करती है और नौबत यहाँ तक आती है कि कच्चे धागे के मानद ये रिश्ते टूट जाते हैं, शिराज़ा बिखर जाता है, ख़ानदान मुंतशिर हो जाता है। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब इरशाद हकीम साहब, इरशाद। आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता, वाह। आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता, काश बोसीदा मेरे जाम का कुछ हो जाता। वाह वाह, बहुत उम्दा। काश बोसीदा मेरे जाम का कुछ हो जाता, आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता, मेरी बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत, वाह। मेरी बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत, मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता। क्या क्या, बहुत उम्दा। मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत मेरी उम्दा। बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत, मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता, अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं। वाह। अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का कुछ हो क्या जाता। कहें, बहुत खूबसूरत। अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का कुछ हो जाता, क्या क्या। कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता। वाह 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 वाह, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत खूबसूरत। कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता, दूर तकलीफ़ उठाते हुए मुद्दत गुज़री, दूर तकलीफ़ उठाते हुए मुद्दत गुज़री, अब तो आसाइश व आराम का कुछ हो जाता। बहुत खूबसूरत। अब तो आसाइश व आराम का कुछ हो जाता। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। तबस्सुम साहबा जी, इस्तक़बाल है। अस्सलामुअलैकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नसीब, मेरे प्यारे प्यारे हकीम साहब से आज मेरी मुलाकात हो रही है। आपका प्रोग्राम तो मैं बरसों से देख रही हूँ, लेकिन कभी मोबाइल लगता ही नहीं था। हकीम साहब इस कदर खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाअल्लाह। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जय हकीम नसीब। साहब मेरी बहन कटिया पे बेड़ी रहती थी, न चल पाती थी न फिर पाती थी। आपने सिया गोंद जो उन्हें बताया, एक महीने में उन्हें इतना आराम हो गया, खुद लेटरिन बाथरूम आने और जाने लगी, चलने फिरने लगी। हकीम साहब इतनी दुआएं देते हैं उठते बैठते, इस कदर के मेरे हकीम साहब जैसा तो कोई हकीम है ही नहीं। हजारों हकीमों को देखा, लेकिन हकीम सुलेमान का कोई सानी नहीं है। किस तरह से आपकी तारीफ करूं, कहाँ से शुरू करूं साहब? मैं आप कैसे करूं ये बताइए। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी, इबादत, रोजी भली बारिश से सेहराब करे और आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ऐसी ऐसी दवाएं आप बताते हैं, घर में बैठे बैठे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। आपके लिए तहज्जुद में ऐसी ऐसी दुआएं मांगता हूँ कि जाने किस किस को ये दवाएं बताई हैं। हमारे खानदान में महल्ले पड़ोसी, उनको इतना फायदा पहुंच रहा है, बस आपको दुआएं दे रहे हैं। हकीम साहब आपका इतना प्यारा नूरानी चेहरा, और आप बीच बीच में अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। आप ये भी कहते हैं
चाच और इशराक की नमाज, कितनी सादगी है आपके अंदर। अल्लाह पाक आपको हजारों बरस सेहत तंदुरुस्ती के साथ दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और मैडम तो इतनी प्यारी है, वो भी 4 चांद लगा देती हैं। बेशक बेशक। शुक्रिया बहन। ये बताएं तबस्सुम साहबा, आप बोल कहाँ से रही हैं, कहाँ से? मैं लाल घाटी भोपाल, अच्छा लाल घाटी भोपाल से बोल रही हूँ। जी जी, सलामत और मैडम, रहिए। जी बताइए। मैडम एक सवाल है मेरा हाँ कि वो मेरी एक बहन है, उनके खून में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। वो अच्छा। बुखार आ गया, उनको बुखार नहीं जा रही है। ठीक है। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 30 साल। 30 साल। ठीक है जी हकीम साहब। मोहतरमा, ज़ाहिर नसीब जो आपसे बात हुई और इतनी दुआएं शगुफ्ता के साथ साथ मुझे भी मौसूल हुई, और ये सारी दुआएं अल्लाह आपको भी लगा दे और हमेशा सेहतमंद रखे और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। देखिए, तिब का पेशा जो था वो ऐसे लोगों का था जो अल्लाह ताला की रज़ा वालों का था। आपने देखा होगा पहले लोग होते थे तो वो ऐसे नुस्खा लिख के देते थे और फीस भी कुछ नहीं लेते थे। एक ज़माना था, पता नहीं आपकी क्या उम्र है, और उनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होता था। आदमी जाके पंसारी से वो नुस्खा लेता था, कूट पीस के खा लेता था और ठीक हो जाते थे। तो ये बहुत वक्त तक चला, लेकिन दुनिया फिर बदल गई। लोगों को अपनी फीस भी चाहिए और गुजारा भी चाहिए और दौलत भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। तो ये पेशा ऐसा था कि ये कहते थे कि तालिबे दुनिया को इस पेशे में नहीं आना चाहिए। जो दुनिया की तलब रखता हो उसको इस पेशे में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब बेशतर तालिबे दुनिया इस पेशे में आ गए हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ज़रूरत है। पहले तो आपको रोटी चाहिए हमें, और उसके बाद दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कारोबार बन गया, वरना मेरी तरह लोग नुस्खा लिख के देते थे और अपना आप ले लो, खा लो, ठीक हो जाओ। दुआएं मिलती थी, जैसे आपने हमें दुआएं दी। तो ये इस दौर में भी कायम मैंने किया कि लोगों तक नुस्खे जात घर घर पहुंचा दूं। और आप जैसी ख़वातीन जो वो नुस्खे जात तहरीर करती हैं, तो उनसे यही मेरा वो होता है इल्तमास के ये अपने तक ना रखें। जब आपको अल्लाह ने इतना फ़ायदा दे दिया, तो ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं जो तड़पते हैं और उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो ये नुस्खे मैंने आम किए। अब मैंने एक आम किए, एक आपको आम करना है। अपने ख़ानदान में वाकई किसी को नहीं छोड़ना जो इन नुस्खे जात से ना वाकिफ़ हो। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ताख़ीर से ही सही बात हुई, दुआएं मिली, और वाकई मैं हूँ सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसको मेरे व्यूअर्स तहज्जुद में दुआ करते हैं, और मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ। इस बात का मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, और हमेशा सलामत रहें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। इन्फेक्शन है तो एलोपैथ इलाज कराएं, कम से कम 7 या 10 दिन। ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो साथ में नमक ज़ैतून 1-1 चुटकी पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो वक्ती तौर पर एलोपैथ इलाज ज़रूर लिया करें। दुनिया की अच्छी दवाएं हैं, वक्ती दवाएं। अगर किसी सूरत नहीं जाता है तो यूनानी भी साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यकीनी तौर पर हम हकीम साहब बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हर रोज़ 1-2 ऐसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का इजाफ़ा हो रहा है इस बज़्म में, जिसके लिए सिर्फ अल्लाह के ममनून और मशकूर हैं, और फिर हकीम साहब की शख्सियत के। सुधा जी, जी इस्तक़बाल है आपका।
हाँ, सर आप दोनों को हमारा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आज रहमतुल्लाह। की गजल में हमें मार डाल, सर शादी भी है, तशनगी भी है, पता नहीं क्यों दिल को छू गई। कल रहूं ना रहूं, पीऊं ना पीऊं, इंतजाम मेरे कुछ जाम में हो जाए। हमारी प्यारी बेटी हमारी जान फूलों में सज रही है, मेरी राज दुलारी सबको अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। अब तुम पे मैं सदके, मैं तुम पे बारी। वाह वाह सुधा जी, क्या कहने। बेटी आप दोनों बहुत प्यारे हैं। वो तो जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक दोस्त बहुत प्यारा मिला, पहली बार उसने मुझे जान कहा, बड़ा अच्छा लगा। ना जाने अब उससे क्यों रूठ गई, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया, ना ही मेरा कसूर बताया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, अपना बनाकर छोड़ देने की आदत नहीं। सिर्फ एक बार वो मुझसे मिल ले, कुछ कहे तो सही, बताए तो सही, मेरा कसूर क्या है। बेटी बहुत तकलीफ होती है जब अपना बनाकर छोड़ देती है। शायद वो मेरी बात सुन रही होंगे। अपने आप से समझौता कर लिया है, बहुत कोशिश करती हूँ भूल जाऊं, लेकिन भुलाना मेरे बस में नहीं। ऐसा लगता है किस्मत मुझसे रूठ गई। सर अगर इसका जवाब है तो मुझे दीजिएगा जरूर। क्यों वो हमें रोज के मौत का पैगाम दिए जा रहे हैं, ये सजा कम है कि इस हाल में जिए जा रहे हैं। है हकीकी इश्क में पागल मुझे बना दे, मोहब्बत का जाम भर कर ऐसी मुझे पिला दे। वाह वाह, चढ़कर नशा ना उतरे, कयामत भी क्यों ना आए, करूं मैं प्यार किसी से, तेरा एक प्यार का, बहुत खूब, बहुत तेरा उम्दा, एक प्यार का। बहुत उम्दा। ये अंदाज़ आप पे जचता नहीं है सुधा जी। आपकी खूबसूरत आवाज़ तो ज़िंदगी की नवेद देती है, ज़िंदगी का पैगाम देती है, टूटे दिलों को जोड़ने का हौसला देती है। ये टूटा बिखरा सा लहजा सुधा जी का तो नहीं हो सकता। हमारी दुआ है कि आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, कभी गम के बादल आपके आसपास ना आए। बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूँ। आज बहुत टूटी बिखरी सी लग रही हैं सुधा जी, जबकि हमेशा चहकती हुई रहती हैं। और आपसे ही तो हमारे इस प्रोग्राम में रंग है, बहार है, रौनक है। हर व्यूवर, हर कॉलर अपना एक अलग मकाम रखता है, एक अलग मर्तबा रखता है, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आपका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर जो सुनाना है, उससे पहले एक शेर, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं यकीन साहब, आपको पता है मेरी दुखती रखा। उसमें वो कहते हैं कि इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। वाह, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। तो जो आपका मकाम है, जो आपका मर्तबा है, आप उससे वाकिफ़ हैं। आप हमारे दिलों में रहती हैं, हमारे घरों में रहती हैं, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक हैं। ना जाने क्यों आज आप उदास हैं, और ये उदासी हमें अच्छी नहीं लगी। अब हकीम साहब की तरफ से एक खूबसूरत सा शेर जो आपके दिन और आपके मूड दोनों को बना देगा। जी हकीम साहब। चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, मैं तो जो कह चुका आपको। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब आपकी चहकती हुई आवाज़ हमें कल सुनाई देनी चाहिए सुधा जी। आप जानती हैं कि आप हमें बहुत प्यारी लगती हैं, और आप दिलों के भी बहुत करीब हैं। आप हमारे व्यूवर्स के इतने करीब हैं, हम चाहेंगे कि हमेशा खुश रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे नाज़रीन, वक्फे का वक्त हो रहा है। आप देखते रहिए आताब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर हुए।
ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से वालेहाना मोहब्बतों के साथ पुरतपा खैर मक़दम। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। शगुफ्ता जी, मेरी हम नाम बताएं क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी आप लोगों की तारीफ के लिए क्या कहूँ, अल्फाज ही नहीं, इतने आपकी तारीफ करने के लायक। हर कोई, हर कॉलर आपकी तारीफ में कर रहा है, कितना बड़ा करम अल्लाह पाक ने आप लोगों को दिया है। अल्लाह आपको ऐसे ही नवाज रहे, ऐसी ही खुशियाँ, ऐसे ही खुशबुएं लौटाते रहें आप लोग, सबकी रहनुमाई करते रहें। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक तो मेरी बाजी अब 82 साल की हैं, उनको कम सुनाई देने लगा है। दूसरा ये नाक में जो खुजली होती है ऊपर ऊपर, ये क्यों होती है? तो तीसरा ये सवाल है कि फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल ज़रा वाज़े कीजिए। नाक की खुजली। दूसरा सवाल ये है कि नाक की जो खुजली होती है बहुत नाक में। अच्छा, ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, जिसके भी नाक में खुजली हो, नाक पे खुजली हो बार बार, उसे समझ जाना चाहिए कि उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम है। याद रखें, ये एक निशानी है। अगर नाक पे बार बार खुजली होती है तो हमारे लीवर पर परेशानी होती है। वह वो कुछ भी हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे लीवर बढ़ गया हो, और इनलार्ज हो जाता है अक्सर लीवर, या उसमें गर्मी हो, तो लीवर की तरफ तवज्जो दें तो आपकी ये परेशानी जा सकती है। और क्या था सवाल? और फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या करें? हाँ, फेफड़े दरअसल उनके लिए वो जो नुस्खा मैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले, ये फेफड़ों के साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है और बड़ा मजबूत रखता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत होने से ज़रूरत के मुताबिक हमें और भी बहुत से अमराज नहीं होते। और कानों की कमज़ोरी यानी कम सुनाई देना इस उम्र का तकाज़ा है। धीरे धीरे हमारे आज़ा कम काम करने लगते हैं, तो इलाज तो कुछ इस उम्र में नहीं करें, लेकिन कानों की तकलीफ़ वाले गर्म अशिया इस्तेमाल किया करें। जैसे 5 लहसुन के पीस हल्का सा तल लें, छिलके समेत तल लें और फिर छील के खाएं, तो बेशतर कानों को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, शबाना साहबा महाराष्ट्र से, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। भाई को बहन को दोनों सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह मेरे भाई बहन को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, उम्र दराज करे, आमीन आमीन और मेरे भाई को अल्लाह कुतुब का दर्जा दे। आमीन। भाई मेरा एक सवाल है। हमारी बहन चक्कर आके गिर गए थे, तो उनके पीठ की फसली है ना, तो वो टीज गई, तो उसमें बहुत दर्द हो रहा है। ठीक। हाँ, देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और मुनफरिद दुआ का। पसली में दर्द अगर किसी सूरत नहीं जाता है, एलोपैथिक दवाएं यकीनन वो ले रही होंगी, तो गोंद स्याह देने लगें आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद, दूध या पानी से। मुझे उम्मीद है कि उनको ये तकलीफ़ जा सकती है। जी, एक और कॉलर हैं जो इत्तेफाक से उनका नाम भी शबाना है, लेकिन ये पुणे से फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं 18 इयर्स की हूँ। हाँ। और साइनस के इश्यूज हो गए हैं मुझे। हाँ नाक में बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होती है, और रात में सुबह में छींकें आती हैं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। ऐसे बोल रहे हैं वो, दवाइयों का मैंने पूछा था, परमानेंट इलाज बताइए, कुछ बहुत तकलीफ है। ठीक। बेहतर।
तो देखिए, इसका एक परमानेंट ही इलाज करना बेहतर है। और मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार बताया कि ये रोग जो है, ये मर्ज़ जो है, ये इम्यूनिटी की कमी की वजह से होता है कि हमें बारहा छींकें आती हैं, नज़ला होता है, खांसी होती है, नाक मुतासिर रहती है। और डॉक्टर्स ने बताया होगा आपको माजून आर केयर। माजून आर केयर एक प्रोडक्ट का नाम है, तो वो भी ले सकते हैं। मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, वो भी ले सकते हैं। एक और दवा कैप्सूल फॉर्म में आती है, वो भी ले सकते हैं। घरेलू नुस्खा ये है कि सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा और अलसी एक दवा। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप 100 ग्राम ख़रीदें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और इसमें 30 ग्राम पीप लें, अपने बावर्ची खाने से मिलाकर और पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट, यानी निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी या चाय के हमरा ले लिया करें। और ऐसी एक खुराक रात को सोते वक्त भी ली जा सकती है। ऐसे मरीज़ को खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए, और ये इलाज 6-7 महीने लगातार लेने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद शकील साहब कोलकाता से, बताएं भाई क्या सवाल है। शकील भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम बोल रहे थे, हमारा 60 उम्र है। हाँ और डॉक्टर साहब से बात करना था। वो पाँव में, हमारा जांग से लेके पाँव नीचे तलवा तक पूरा दर्द होता है, दोनों पाँव में। हाँ ठीक है। इसके लिए हमने ये मंगाया था सियागोन। हाँ सर बोल रहे थे सियागोन मंगाने के लिए, जी। पाँव का दर्द के लिए। तो हमने मंगाया, तो उधर 2 महीना तो खाया, फिर उसके बाद में रमजान आ गया तो छूट गया। और उसके बाद अभी इतना मैंने दर्द होता है कि 3 दिन 4 दिन तक दर्द रहता है। कुछ फ़ायदा हुआ आपको उस दौरान जब जी, दवा? फायदा तो हुआ था उधर, मगर फिर इधर जो रमजान में छूट गया, रमजान की वजह से, तो उसमें फिर दिक्कत आ गया, वही बीमारी फिर आ गया। तो अभी दवा पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बेहतर। जी हकीम साहब। और देखिए, इत्तेफाक से आपका छूट गया, नहीं तो अभी तक आप पूरी तौर पर अच्छे भी हो जाते। तो दोबारा आप शुरू कर लें, और बस वही हिदायत। देखिए, आप सीधे आदमी हैं, मेहनती आदमी लगते हैं अपनी बातचीत से, तो वज़न ना उठाएं, और कुर्सी वाला बैतुल खला इस्तेमाल करें। एक ऐसे कुर्सी वाला शौचालय जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। मेहनत ना करें इलाज के दौरान, और लगातार 4-5 महीने ये इलाज करें तो दोबारा से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी पुणे से महरीन, बताएं महरीन, सवाल क्या है? जी महरीन बताइए, आपसे मुखातिब है, आपकी कॉल लग गई है, फरमाइए। हेलो। जी महरीन साहबा, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी वालेकुम सलाम। बाजी, ये जो बच्ची का आपको बोल रही थी ना मैं, उनका, हाँ, उनका इलाज का कितने महीने तक हुआ कोर्स? महरीन, पहले तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, उसके बाद ज़रा बच्ची के बारे में तफसील से बताइए, क्या मसला था, कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, बच्ची अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन की थी ना, वो साइनस के बारे में। हाँ हाँ, तो उसका तो आप हकीम साहब बता दिए, और उनका कोर्स कितना है और खर्च कितना था। वहाँ पर जब फ़ोन किया ना, तो खर्च ज़्यादा बता रहे, खर्चा ठीक है, महीने का कितना आता वो पूछने का था। फिर उनको वाइट डिस्चार्ज के बारे में भी पूछने का था, उसकी दवाई ग्लूकोजा कितना लेना है, और आपके पास से मंगाने के बाद कितने दिन तक खाना है और कितना लेना, वो जरा उसके बारे में पूछना था। बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, सब दवाओं की अलग अलग कीमत होती है। ये तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर लें,
اور 6-7 مہینے کھانا لازم ہے دوا. یہ سائنس کے تعلق سے جو دوائیں ہوں گی وہ 6-7 مہینے لگاتار کھائیں. پہلے بھی فائدہ ہو جائے تب بھی آپ پورا کورس کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ اچھا ہو سکے. اور چلغوزہ گوند اور یہ وائٹ ڈسچارج تو بہت جلدی رک جاتا ہے, 10-5 دن میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بھی کم از کم 1 مہینہ کھانا چاہیے. اب اسی نمبر پر سب کے ریٹ تو مجھے معلوم نہیں رہتے, آپ اسی نمبر پر اپنا پوری بات کر کے آپ دوا منگوا سکتے ہیں. ایک اور وقفہ لیں گے, ایک اور بریک لیں گے, بہت جلد حاضر ہوئے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. بریک کے بعد آپ سب کا استقبال اور ایک بار پھر پرتپا خیر مقدم حکیم صاحب کا تمام ناظرین کی طرف سے والہانہ محبتوں کے ساتھ پرتپا خیر مقدم. آداب, شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیں. کویل صاحب ہیں ویسٹ بنگال سے. بتائیں کویل بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں, حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. بات ہو رہی کفیل بھائی, میں حاضر ہوں. جی 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 مجھے خونی بواسیر ہو گیا ہے. خونی بواسیر کے لیے کچھ بتاتے تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, آپ تحریر فرما لیں, تحریر کر لیجئے. نسخہ یہ ہے کہ 100 گرام کتھا لیں, ہم اسے کتھا سفید کہتے ہیں. 100 گرام کتھا سفید اور 100 گرام السی, 100 گرام بھوسی ایسب گول, 100 گرام بھوسی ایسب گول اور 100 گرام لاجونتی, 100 گرام لاجونتی اور 100 گرام گوند مورنگا سفید. گوند مورنگا سفید اصلی لینا, باقی چیزیں تو اصلی ملتی ہی ہیں. ان سب کو پاؤڈر بنا لیں اور 2 گرام صبح اور 2 گرام شام دودھ کے ہمراہ کھانے سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں, اور دودھ سے لیں. اور ثقیل غذائیں جو مشکل ہضم غذائیں ہیں ان کو ترک کر دے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. کرناٹک سے دلشاد صاحبہ, بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں, میں بار بار آپ کو تکلیف دے رہی ہوں ڈاکٹر حکیم صاحب. پرسوں میں نے سوال کیا تھا گون زیتون نمک کے بارے میں, لیکن آپ میرا سوال تو آپ نے پورا سن لیا, لیکن جواب جب میں سن رہی تھی تو کرنٹ چلے گئی, تو میرا سوال پورا نہیں ہوا. اور مجھے گون سیاہ کے بارے میں بھی بولنا تھا. الحمدللہ میرے پورے خاندان والے گون سیاہ کھا رہے ہیں. آپ کو اتنی دعائیں دے رہے ہیں, اللہ وہ تمام دعائیں آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے. اللہ شگفتہ کو بھی اللہ اس کا حصے میں شمار کرے. اور مجھے حکیم صاحب وہی جو میرے بیٹے کے لیے جانڈس تھا, میں نے نمک زیتون منگوایا تھا, 3 مہینے تو ہو گئے. مجھے جاننا ہے کہ وہ کب تک کا وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے, کیا وہ کنٹینیوس جب تک ختم ہوتا ہے تب تک کھاتے ہی رہے گا؟ اور وہ کٹکی کے بارے میں بھی میں نے منگوایا ہے, آپ نے کہا تھا بہت کڑوی ہوتی ہے. ہاں بہت کڑوی ہے, جیسے میں نے منہ میں ڈالا پورا دن بھر میرا ذائقہ کڑوا رہا تھا. لیکن اور کن چیزوں میں کٹکی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ میرے بچے کو میں کیسے دوں, اور زیتون نمک کے ساتھ کتنی مقدار میں دوں؟ پلیز آپ مجھے تفصیل سے بتائیے, مجھے یہی سوال پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. اللہ آپ کو صحت مند رکھے, پورے خاندان کو آپ کے. اور یہی کیا کریں کہ جو بھی نسخے سے آپ کو فائدہ ہو جائے وہ پھیلا دیا کریے, کیونکہ لوگ بہت تکلیف میں تھے. ایسے ابھی اور لوگ ہیں جو آپ کے اطراف ہیں
اور کوئی دوا کوئی ایسی را میٹیریل نہیں ملتا کہ وہ اپنی تکلیف کو دور کر لیں. تو پھیلانے کا کام بھی ایسے ہی کرتے رہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کٹکی شاید وہی ہے جو آپ کو مل گئی ہے. ایک چٹکی کٹکی، ایک چٹکی، اور نمک زیتون ایک چٹکی دن میں 2 دفعہ استعمال کریں پانی کے ساتھ. اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ آدمی لانگ پیریڈ تک بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت ہیں. نمک زیتون اور کٹکی، یہ نمک زیتون ایک اہم نمک ہے جو دنیا کا. یہ لیور کے لیے بہت اچھا ہے. لیور اور جانڈس جیسے کسی کو 10-5 خوراک کافی ہیں. اور لیور بڑھ جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے، اور بھی لیور کی بہت ساری دقتوں میں یہ کام آتا ہے. تو لمبے عرصے تک بھی دے سکتے ہیں. پھر کڈنی کو بڑا اچھا رکھتا ہے صاف یہ نمک زیتون. اور نمک زیتون متعدد طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو ہم ایک چٹکی سوڈے کے ساتھ استعمال کرنے لگیں تو ہم کولیسٹرول سے نجات پا سکتے ہیں، ہارٹ بلاکیج سے نجات پا سکتے ہیں، اور بلڈ پریشر سے نجات پا سکتے ہیں. اور ایسیڈیٹی، قبض، بواسیر، اس میں تو یہ کام آتا ہی ہے. اسکن پرابلم کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ہے تو ایک چٹکی آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا لیکن کافی فائدہ کرتا ہے. آپ اسے لگاتار استعمال کریں. جزاک اللہ. حیدرآباد سے خورشید بھی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. خیریت؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ جو 65 ایئرس کے ہیں ان لوگ گوند سیاہ، زیتون سرکہ، جامن کا گوند سیاہ، گوند اور زیتون نمک اور امیونٹی کے لیے یہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. 1 سال پہلے خشکی ہو رہی تھی تو السی سوڈا یوز کر رہے تھے، کم ہو گیا تھا. اب پھر سے کھجلی ہو رہی، ہاتھوں کے پورے ریشز ہے، الرجی آ گیا لال سے، اور رات کو نیند نہ کچھ بھی نہیں، بہت کھجلی ہو رہی. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. اور دیکھیے وقتی طور پر آپ ایلوپیتھک دوا لیں، فوراً فائدہ کرتی ہے. 1 گھنٹے میں ریشز وغیرہ کھجلی کو آرام ملتا ہے. لیکن کیونکہ یہ مستقل علاج نہیں ہے، وقتی علاج بہت اچھا ہے تو وہ لے لے کریں. اور مستقل طور پر 1 چٹکی نمک زیتون، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، آدھا چمچ السی، اور 1 چٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر. یہ ایسی خوراک دن میں 2 بار کھانے سے پہلے یا بعد میں پانی کے ساتھ لیا کریں. اور 15 دن میں فائدے کی امید رکھیں. اور فائدہ ہو بھی جائے تو آپ 1-2 مہینہ لگاتار استعمال کریں. ایک بار اور دہرا دیتا ہوں. نمک زیتون 1 چٹکی، کھانے کا سوڈا 1 چٹکی، السی، ہلکی بھنی ہوئی السی آدھا چمچ یا اس سے بھی کم، اور کالی مرچ کا پاؤڈر 1 چٹکی. یہ ایک خوراک ہے. اور ایسی 2 خوراک آپ کو روزانہ لینی ہے. مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی انہوں نے دریافت کیا تھا اپنی کسی عزیزہ کے بارے میں جن کی عمر 65 سال ہے کہ وہ گوند سیاہ، زیتون کا سرکہ، جامن کا گوند یا جامن کا سرکہ، گوند جامن اور نمک زیتون، یہ تمام چیزیں ملا کر استعمال کر سکتی ہیں. ہاں دیکھیے ایک خوراک تو سب کی لے سکتے ہیں دن میں 1 بار یا 2 بار، اور ایک ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جی نور بانو صاحبہ دلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی نور بانو صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو جی نور صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی ہم نے کبھی بات نہیں کی، اس لیے بات کرتے تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. گھبرانے کی نہیں، آپ کے اپنے ہیں ہم، دل کھول کر بات کیجیے. جی ہاں تھوڑا مجھے تو ایسے پریشانیاں بہت ہیں. ہاں
बाकी सुनते हैं तो बोलने तो बहुत कुछ कर दिल करता हूँ और बोल नहीं पा रहे, आज कॉल लग गई। इसीलिए मुझे तो पेशाब बहुत आता है, वो इतना आता है कि जाते जाते मुझे बहुत परेशानी है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारी इतनी ज्यादा नहीं है, 40 की है करीब। डायबिटीज़ तो नहीं है आपको? डायबिटीज भी है पर कंट्रोल रहती है, डायबिटीज भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, सब कुछ है, और हार्ट भी है, हर चीज है, सब बीमारियों की तरक्की है। अल्लाह आपको शिफाए कामिला दे। जी हाँ, देखिए मैं कहता हूँ कि अक्सर कहता हूँ कि ये उम्र जो 40-45 साल की है, इसमें बीमारियों की आमद होती है, जितनी चाहे बीमारियां ले लीजिए, उम्र ये होनी चाहिए और यहीं से बीमारी आनी शुरू होती है। बहरहाल ये पेशाब के बारे में बता देता हूँ, बाकी आपकी दवाएं चली रही होंगी। और ये आप अलसी ज़रूर जानती होंगी, अलसी को हल्का सा भून कर रखिए पाउडर बनाकर, और 2 चुटकी अलसी और 2 चुटकी अलसी लेने के बाद 2 चुटकी लाजवंती, ये भी एक दवा का नाम है, बारीक बारीक दाने होते हैं, पानी में डालो तो पानी को गाढ़ा कर देते हैं। 2 चुटकी अलसी, 2 चुटकी लाजवंती और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, ये रोज़ाना दिन में 2 बार दूध में मिला के या पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। ये 2 खुराक ले लिए करीब दिन में, तो इससे आपका ये 12 पेशाब आना और कंट्रोल आ जाता है। इससे आप इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे नाज़रीन, वक्फे का वक्त हो रहा है, आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर हुए। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर पुरतपाखैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से वालेहाना मोहब्बतों के साथ पुरतपाखैर मक़दम। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। बेंगलोर से आयशा साहबा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, वो मैं परसों मतलब 2 दिन पहले सवाल करी थी, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता, हाथों पैरों में, और हकीम साहब बोले थे कि शुगर टेस्ट और थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए बल्कि। मुझे शुगर और थायराइड तो नॉर्मल है, और डॉक्टर रोमेटोलॉजी का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नॉर्मल है सब कुछ, RH फैक्टर जो भी है वो, उसका भी टेस्ट करवाए थे, वो भी नॉर्मल है। लेकिन मुझे ये जो प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स और हड्डियों में दर्द और बाल भी झड़ रहे हैं, वज़न इन दिनों में बढ़ रहा है मगर कम नहीं हो रहा है, और पीठ में एक्ने जैसे मोटे मोटे होते हैं और वो दाने और धब्बे छोड़ जाते हैं। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, शायद याद है आयशा ने फ़ोन किया था जी। बहुत अच्छा हुआ कि कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई। आयशा, आप एक तो गोंद सियाह ख़रीद लें असली, और ये आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाने के बाद लेना है, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से लेना है, और कम से कम 3-4 महीने लेंगे, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ये इनके जुमला अमराज के लिए। जी, इस दौरान की और कॉल्स आएगी इन साहब। अपने शुरू में जो हमने एक सवाल आपसे पूछा था, माशाल्लाह रहनुमाई तो आपने पूरी दे दी, लेकिन अभी सुधा जी अपनी किसी अजीज़ा की बेइल्तिफ़ाती का जिक्र कर रही थी, तो एक सवाल ज़हन में आया कि
گاہے گاہے کی ملاقات اچھی ہے یا ہوتی ہے اچھی، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. شاید یہ امیر مینائی کا شعر ہے، پوری طرح تو صحیح نہیں ہے، کچھ اوپر والے میں الٹ پھیر ہوا ہے مصرے میں. لیکن کہتے ہیں کہ رشتوں میں تھوڑے سے فاصلے بھی ضروری ہیں. بہت زیادہ قربت وہ فرقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا کسی کے بارے میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ شیشہ جو ہے وہ غلطی سے ٹوٹتا ہے، رشتے غلط فہمی سے ٹوٹتے ہیں. تو رشتوں کو ڈسٹنس دینا کتنا ضروری ہے، اس کی مجبوریوں یا اس کی پریشانیوں کو سمجھنا کتنی ضروری ہے، اس کی مصروفیت یا عدیم الفرصتی کو جاننا کتنا ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت پہلے ایک فلمی گانا آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بہت کچھ کہہ گیا. واقعی اچھا کہا. فلموں میں آیا تھا کہ محبت کر تو لے لیکن محبت راس آئے بھی. واہ واہ. محبت کر تو لیں لیکن محبت راس آئے بھی، دلوں کو بوجھ لگتے ہیں کبھی زلفوں کے سائے بھی. واہ واہ. یہ اس دور کی شاعری تھی. اب تو شاعری نہیں آتی، لیکن پہلے جو کلام لوگ کہتے تھے تو کبھی کبھی سب کچھ بوجھ لگنے لگتا ہے. آدمی کا اپنے اپنے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ کبھی وہی چیز بہت اچھی لگتی ہے، کبھی وہی چیز اس کو برداشت نہیں ہوتی. تو واقعی ایک فاصلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کتنے بھی اچھے حالات کے ہوں لیکن، اور کتنے بھی اچھے کھانے آپ کے گھر میں بنتے ہوں، لیکن روزانہ ایک سا کھانا چاہے وہ کتنا ہی مہنگا اور قیمتی ہو آدمی کھا نہیں پاتا. اور ہر کسی کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بیان سے باہر ہوتا ہے. اگر سمجھنے والا ہو تو پھر محسوس کر لے. کئی باتیں دراصل آدمی ہو یا کوئی اور ہو، انسان کہہ نہیں پاتا. کافی چیزیں آدمی بیان نہیں کر سکتا. اور اچھے دوست کی پہچان ہے کہ محسوس کر لے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. جی. یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. بالکل رکیل صاحب. اور محبت نہ کبھی ختم ہوتی ہے، نہ مٹتی ہے، نہ مرتی ہے. محبت خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. تو اب 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. امید ہے کہ سدھا جی کا موڈ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا، خوشگوار ہو گیا ہوگا. آپ ہماری بہت عزیزہ ہیں سدھا جی، اور آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے اگر ذرا سا بھی بجھا ہوتا ہے تو بہت دیر تک اور دور تک دل بوجھل ہو جاتا ہے. سنگیتا ہیں لکھنؤ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو. جی سنگیتا جی، استقبال ہے. ہیلو. آپ کو سن رہے ہیں سنگیتا جی، سوال بتائیے. نمستے. آداب آداب. جی. ہاں صاحب سے بھی نمستے. جے ہند. سواگت سنگیتا جی. ابھی لکھنؤ میں تھے، لکھنؤ سے ہم بنارس چلے آئے ہیں، لیکن میرا زیتون نمک ختم ہو رہا ہے. 7 دن کا ہے. مجھے چاہیے ہے. یہاں کا پتہ دے دیجیے. یہاں بنارس میں چاہیے. بہتر. جی حکیم صاحب کیا کریں، وہ لکھنؤ سے بنارس چلی گئی ہیں، اب ان کا نمک ختم ہو رہا ہے زیتون کا، کیا کریں؟ آپ آن لائن منگا لیں. آپ بنارس میں ہوں یا لکھنؤ میں ہوں، وہاں پہنچ سکتا ہے. ہیلپ لائن نمبر جو آ رہا ہے اس پر آپ اپنا میسیج چھوڑ دیجئے، یہ آپ تک پہنچ سکتا ہے. جی. آپ نے ایک مرتبہ بڑے خوبصورت سے اشعار سنائے تھے. ہے مصلحت یہی کہ تغافل سے کام لے، میری طرف نہ دیکھ نہ میرا سلام لے، میں بھی تو تیری بزم میں آیا ہوں دیر سے، تو بھی تو ہو کہ خفا اب مجھ سے انتقام لے. ایک شاعر تھے، انتقال ہو گیا. جی. چھوٹے سے قد کے تھے. شمیم جے پوری نام تھا، جے پور کے. جی. میں کافی پسند کرتا تھا، اور ان کی شاعری اور ایسے ہی کچھ شعراء کی شاعری سن کر پڑھ کر میں
بچے سے بڑا ہوا. تو ان کی شاعری کا جو یہ میم ہے، کام لے نام لے، آپ نے دیکھا ہوگا میری شاعری میں بھی وہی سب آتا ہے، جام لے، بام جام دام، تو یہ انہی کی غزل ہے. الزام. تو یہ قافیہ ہے، جام اور نام اور کام اور احترام. تو میں نے تھوڑا سا تعارف اس لیے کرایا کہ میری شاعری میں یہ جام کیوں ہے اتنا، یہ میم والا قافیہ کیوں ہے. تو انہی کا ایک کلام ہے کہ ہے مصلحت یہی کہ تغافل سے کام لے. ہے مصلحت یہی کہ تغافل سے کام لے، میری طرف نہ دیکھ نہ میرا سلام لے. واہ واہ کیا بات. میری طرف نہ دیکھ نہ میرا سلام لے. دیکھیے عاشق کہہ رہا ہے کہ اب ایسے حالات ہیں، حالات کو سمجھنا چاہیے معشوق کو. ہے مصلحت یہی کہ تغافل سے کام لے، میری طرف نہ دیکھ نہ میرا سلام لے. اور میں بھی تو تیری بزم میں آیا ہوں دیر سے، میں بھی تو تیری بزم میں آیا ہوں دیر سے، اب تو بھی مجھ سے ہو کے خفا انتقام لے. کیا بات ہے صاحب. اور اب تو بھی مجھ سے ہو کے خفا انتقام لے. اور یاد نہیں آ رہا کہ وہ مصرع یاد آ رہا ہے آخری کہ اس التفات پر کوئی دامن نہ تھام لے. واہ واہ سبحان اللہ. اس التفات پر کوئی دامن نہ تھام لے، میں بھی تو تیری بزم میں آیا ہوں دیر سے. واہ واہ. میں بھی تو تیری بزم میں آیا ہوں دیر سے، اب تو بھی مجھ سے ہو کے خفا انتقام لے. آج میں نے ترنم میں سنا ہی دیا اور کتنے لوگوں کے دل کی کلی کھل گئی، ان کے من کی مراد آپ نے پوری کر دی. بہت اچھا. کل پتہ چلے گا لوگوں کو پسند آیا یا نہیں آیا. میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ بہت خوب کچھ شعر میں ترنم میں سناؤں. تو یہ شاعروں کا طریقہ ہے، یہ گلوکاروں کا نہیں ہے. ہاں بہت عمدہ ہے. لیکن میں نے ہمت کر کے آج سنائی دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس رنگ کی فرمائش ہوگی اور بار بار ہوگی، ایسا میرا دعویٰ ہے، یقین ہے. ذاکرہ صاحبہ جی ایک بار پھر آپ رابطے میں. جی سوال بتائیے. اب آپ کی فرمائش ہوگی اور بار بار ہوگی، ایسا میرا دعویٰ ہے، یقین ہے. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجیے ذاکرہ صاحبہ. نمستے میڈم. جی آداب فرمائیے. جی عادلہ رحیم تو ہاتھ پیر کانپ رہے سر. ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں. جی ہاتھ پیر کانپتے ہیں. ہاتھ پیر کانپ، ہاتھ کھانے کو نہیں آتا میڈم. کھانے کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ پیروں میں لرزش ہے اور ہاتھوں میں لرزش اتنی ہے کہ یہ لقمہ اپنے منہ تک نہیں پہنچا پاتی، کھا نہیں پاتی ہیں. اور حکیم صاحب سے ذرا پوچھنے کا. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب کیا کریں؟ تو بات کیجئے نا. حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے اور اپنی بات مکمل کیجئے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے حکیم صاحب، پانی پینے میں، کھانا کھانے میں. ہاں ٹھیک ہے. ایسا ہو رہا. ٹھیک. تو بہت ساری علاج کرائی میں. ہاں. عمر بتا دیجئے. کچھ بھی فرق نہیں ہوا. عمر بتا دیجئے اپنی. کیا حکیم صاحب؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ بچی کی ایج آپ کو 34 ہے. بہت کم عمر میں آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے. اور
ऐसे बैठे आप रोज़ाना और ये एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट और 3 मिनट ये ईमानदारी से करें, मतलब कम ना करें। मूंग की दाल कसरत से खाएं, यानी मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की सब्ज़ी, मूंग की दाल खिचड़ी, ये खूब इस्तेमाल किया करें। और गोंद स्याह आधा ग्राम, अलसी हल्की सी भुनी हुई आधा चम्मच के साथ रोज़ाना कम से कम एक बार ज़रूर खा लिया करें। और बहुत वक्त लग सकता है, 8-10 महीने भी लगें। अगर आपको 2-3 महीने में थोड़ा सा भी फ़ायदा नज़र आए तो लंबा इलाज भी कर सकते हैं। आज हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक, लेकिन ये जो रंग आज कायम हुआ है, ये समा जो बंधा है, उसने वो कैफ, वो सुरूर दिलों पर तारी किया है जो बहुत देर तक और दूर तक साथ रहेगा। तो आइए हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, ख़ुताम की तरफ ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए और हमेशा इसी तरह मुस्कुराहट बिखेरते रहिए। सलामत रहें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आदाब।